नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं तुवालू की। एक ऐसे देश की जो एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और देखते हैं कि इसकी लड़ाई से पूरी दुनिया क्या सीख सकती है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी देश की जमीन ही समुद्र में समाने लगे, जब उसका भौतिक अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर हो। और ये कोई दूर की काल्पनिक बात नहीं है। ये प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से देश तुवालू का आने वाला कल है, और काफी हद तक उसका आज भी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है एक डूबता हुआ राष्ट्र। देखिए, तुवालू को अक्सर क्लाइमेट कैनरी कहा जाता है। मतलब जैसे पुराने जमाने में खदान में कैनरी पक्षी खतरे का पहला संकेत देती थी, वैसे ही तुवालू आज पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज के खतरे की पहली सबसे साफ चेतावनी दे रहा है। तुवालू की असलियत को समझने के लिए ये कुछ बातें जानना जरूरी है। ये 9 निचले कोरल एटॉल्स यानी प्रवाल द्वीपों से बना एक देश है। अब इसका मतलब यह है कि इसकी जमीन प्राकृतिक रूप से ही बहुत नीची है, इतनी नीची कि देश का सबसे ऊंचा पॉइंट भी समंदर से मुश्किल से 3 मीटर ऊपर है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में तुवालू का हिस्सा 0.01% से भी कम है। लेकिन कीमत ये सबसे ज्यादा चुका रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ समंदर के बढ़ते पानी की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो अस्तित्व का संकट है जो उनकी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डाल रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। पिछले 30 सालों में समुद्र का स्तर 14 सेंटीमीटर बढ़ा, लेकिन अनुमान है कि अगले 30 सालों में ये 19 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। ये रफ्तार ये साफ दिखाती है कि खतरा बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। और इस तेजी का नतीजा वो बिल्कुल सामने है। सिर्फ 4 साल में 2019 से 2023 के बीच फुनाफुटी अटोल के द्वीपों ने अपनी लगभग 13% जमीन खो दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों के घर हैं, उनके खेत हैं, उनकी पहचान है जो सचमुच में खत्म हो रही है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। असल खतरा द्वीपों के पूरी तरह डूबने का भी नहीं है, उससे पहले ही वो रहने लायक नहीं बचेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि समंदर का खारा पानी रिस कर जमीन के नीचे मीठे पानी के स्रोतों को खराब कर रहा है। मतलब न पीने का पानी बचेगा, न ही खेतीबाड़ी के लिए। अब जरा इनकी अर्थव्यवस्था पर भी एक नजर डालते हैं, जो कि बहुत ही नाजुक है। ये मुख्य रूप से मछली पकड़ने के लाइसेंस, विदेशी मदद और बाहर काम करने वाले लोगों द्वारा भेजे गए पैसे पर निर्भर है। सोचिए, 2015 में जब साइक्लोन पाम आया तो उसने देश की 1/3 जीडीपी के बराबर का नुकसान कर दिया। ऐसे में आर्थिक स्थिरता कैसे आएगी? लेकिन तुवालू के लिए ये लड़ाई सिर्फ जमीन या पैसे की नहीं है, ये उनकी पहचान की लड़ाई है। उनके लिए जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वो है वेनुआ, एक आध्यात्मिक चीज, उनकी संस्कृति और पहचान की जड़। तो जमीन का जाना सिर्फ एक भौतिक नुकसान नहीं है, ये उनकी आत्मा पर एक गहरा भाव है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तुवालू हार नहीं मान रहा है। असल में वो कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। आइए देखते हैं कि ये देश अपने वजूद को बचाने के लिए क्या कर रहा है। तो तुवालू ने अपने सर्वाइवल के लिए एक 2 तरफा रणनीति बनाई है। एक तरफ है डिजिटल संप्रभुता, इसका नाम है फ्यूचर नाउ प्रोजेक्ट। आइडिया यह है कि अगर जमीन नहीं भी रही तो भी तुवालू एक देश के तौर पर ऑनलाइन जिंदा रहे। और दूसरी तरफ है भौतिक गतिशीलता यानी फाले पीली यूनियन, जिसका मकसद है अपने लोगों के लिए सम्मान के साथ एक नया घर सुरक्षित करना। ये दुनिया का पहला डिजिटल देश बनने का आइडिया सच में क्रांतिकारी है। इसमें अपनी सारी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना, अपनी विरासत को बचाने के लिए अपने द्वीपों का एक डिजिटल जुड़वां बनाना और सबसे अहम, दुनिया से अपनी इस डिजिटल राष्ट्रीयता के लिए मान्यता हासिल करना शामिल है। जरा सोचिए, बिना जमीन का एक देश। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, फैलेपिली यूनियन। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत ही अहम और सच कहें तो थोड़ा विवादास्पद समझौता है। और ये सवाल खड़ा करता है कि जिंदा रहने के लिए संप्रभुता की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इस संधि में एक बड़ा लेन देन है। तुवालू को ऑस्ट्रेलिया से यह गारंटी मिलती है कि जमीन डूबने के बाद भी वो एक देश माना जाएगा। साथ ही उसके लोगों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसने का एक सम्मानजनक रास्ता मिलता है। लेकिन इसकी एक कीमत है, और वो कीमत है एक सुरक्षा समझौता, जो ऑस्ट्रेलिया को तुवालू के किसी भी दूसरे देश के साथ किए जाने वाले सुरक्षा समझौतों पर एक तरह की वीटो पावर देता है। और यही बात इस एक लाइन में सिमट जाती है।
कि जब अस्तित्व ही खतरे में हो तो संप्रभुता का पारंपरिक विचार फीका पड़ जाता है। तुवालू को जिंदा रहने के लिए एक जीवन रेखा तो मिली, पर शायद अपनी रणनीतिक आज़ादी की कीमत पर। तो तुवालू की इस लड़ाई से अब हम वापस दुनिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है और वैश्विक जवाबदेही की एक मांग भी। तुवालू अब चुप नहीं बैठा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानूनी और राजनीतिक दोनों लड़ाइयां लड़ रहा है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कानूनी राय मांग रहा है। वो लॉस एंड डैमेज फंड की वकालत कर रहा है ताकि क्लाइमेट चेंज से हुए नुकसान की भरपाई हो सके। और वो कह रहा है कि आत्मनिर्णय का अधिकार बेमानी है अगर एक देश जिंदा ही नहीं रह सकता। तो आखिर में तुवालू की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि 3 बहुत बड़े सबक हैं। पहला, कि उत्सर्जन कम करने की कोशिशें सबसे कमजोर देशों को बचाने में नाकाम रही हैं। अब बात बचाव की नहीं, सर्वाइवल की है। दूसरा, तुवालू हमें दिखा रहा है कि भविष्य में बिना जमीन के एक देश कैसा दिख सकता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि जिन देशों ने सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया है उन्हें अब जलवायु से हुए नुकसान की कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तुवालू तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपना भविष्य बचाने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया उसकी आवाज सुनेगी?